हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह से हमेशा मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। शॉर्ट्स भी बनेगा, हो सकता है शॉर्ट्स भी पूछे, तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी तैयार रहना पड़ेगा। तो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह एक परिवर्तनीय बिंदु है ना, यह 47वीं बीपीसी में पूछा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था, है ना। नेक्स्ट और भी देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, है ना, स्पष्ट करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। अगर प्रश्न इस तरह से पूछ दिया, है ना, तो फिर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखें ताकि हमारा नंबर अच्छा आए, मार्क्स अच्छा है ना, बेहतर हो। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, भूमिका पर भी हम लोग बात करेंगे और इसके निष्कर्ष पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो भूमिका को कैसे लिखते हैं, बहुत सारा अंदाज होता है ना। अगर आपके सब्जेक्ट पे पकड़ है, यदि आपके सब्जेक्ट पे समझ है, तो भूमिका आप लिख सकते हैं। भूमिका तो अनेक तरीके से लिखा जा सकता है, जिसकी जितनी अच्छी स्टाइल होगी उसको उतना ही नंबर मिलेगा। और भूमिका क्या होता है, एक टेलर की तरह होता है ना। फिल्म तो अभी बाकी है, तो टेलर से ही पता चल जाता है कि फिल्म में क्या होगा, ये झलकना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका के बाद जो परिवर्तनीय बिंदु है, परिवर्तनीय बिंदु कैसे हुआ, हम लोग इसको दिखाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हो जाता है परिवर्तनीय बिंदु कैसे, तो उद्देश्य के स्तर पे हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद नेतृत्व के स्तर पर देखेंगे, फिर उसके बाद संगठन के स्तर पर देखेंगे और विचारधारा के स्तर पर भी देखेंगे परिवर्तनीय बिंदु कैसे है। और रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर, है ना, स्तर पर भी हम लोग देखेंगे क्या है इसका। फिर उसके बाद जन सहभागिता के स्तर पर हम लोग परिवर्तनीय बिंदु देखेंगे और हम लोग देखेंगे तत्कालिक परिणाम क्या होता है इसका, तत्कालिक परिणाम के स्तर पर भी हम लोग देखेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन जो पथ प्रदर्शक का काम किया, इस स्तर पर भी हम लोग देखेंगे। तब तो हमें ये बात समझ में आएगा कि महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह में जो प्रयोग उन्होंने किया, है ना, ये प्रथम उनका जीवन का सोपान था। इस राष्ट्रीय आंदोलन में यह एक नई घटना थी और इसमें उन्होंने जो भी काम किया, है ना, वो सारा चीज़ें हमें आने वाले जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है, महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन है, उसमें हमें ये सारी जो नीतियां हैं, सारा जो प्रयोग है, सारा जो तकनीक है, कहाँ कहाँ दिखता है, तब तो हम यहाँ साबित कर पाएंगे कि परिवर्तनीय बिंदु कैसे रहा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात करते हैं। भूमिका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए चंपारण, इस भूमिका को ऐसे लिखा जा सकता है, आपकी अपनी स्टाइल हो सकता है, आप इसको चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष तथा जन प्रतिरोध का क्या था, परिणाम था। एक तरफ गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण हुआ तथा जिस तकनीक का प्रयोग किया वह बाद के सभी आंदोलनों में दिखाई पड़ता है ना। बाद के सभी आंदोलनों में क्या होता है, हमें दिखाई पड़ता है। एक बार और देखिए, चंपारण सत्याग्रह एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष तथा जन प्रतिरोध का परिणाम था। एक तरफ गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण हुआ तथा जिस तकनीक का प्रयोग गांधी ने यहाँ पर किया वह बाद के सभी आंदोलनों में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे में जो हम लोगों ने प्रमुख बिंदु की बात की थी, जो स्तर पे, उन सारे को हम लोग डील करते चलते हैं ताकि हमें इसी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे उद्देश्य के स्तर पर क्या था, है ना। उद्देश्य के स्तर पर, उद्देश्य के स्तर पर जैसे में आपको ये बात पता होगा कि जब महात्मा गांधी 1917 के चंपारण में आए थे, है ना, चंपारण में आए थे, तो उनका एक उद्देश्य था। हर आंदोलन में उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का एक उद्देश्य था यहाँ पर कि शोषण से मुक्ति हमें दिलाना है। चंपारण के किसानों का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण से मुक्ति दिलाना है, तीनकठिया पद्धति को समाप्त करना है। अस्पष्ट है उनका उद्देश्य, जो है उद्देश्य एकदम अस्पष्ट है।
यानी कि चंपारण सत्याग्रह में तीन कठिया पद्धति जो है ना, तीन कठिया पद्धति को क्या करना है, तो पद्धति को समाप्त करना है। और यह उद्देश्य उनका बिल्कुल स्पष्ट है। इतना ही नहीं, जैसे 1917 में हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पर देखिएगा जब 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, है ना, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो इन्होंने स्वराज की प्राप्ति की बात की। इन्होंने कहा कि इसका जो हमारा उद्देश्य होगा वह स्वराज होगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में, तब महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि 1 वर्ष के अंदर ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने ये बात कही थी, यानी कि उनका स्पष्ट यहाँ उनका उद्देश्य क्या था, एकदम स्पष्ट था 1920 में। और इतना ही नहीं, फिर 10 साल के बाद आप 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उनका जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। दिखाई दिया, हर जगह आपको इनका उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है। भारत छोड़ो, है ना, आंदोलन में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी का उद्देश्य जो है हर जगह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह में जिस उद्देश्य को उन्होंने, जिस नीति को उन्होंने, जिस पद्धति को, जिस सिस्टम को उन्होंने यहाँ पे लागू किया था, वो सारा चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उनके आगे वाले आंदोलनों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में दूसरा नंबर हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है नेतृत्व के स्तर पे। दूसरा हो जाएगा नेतृत्व के स्तर पे। तो नेतृत्व के स्तर पे कैसे होगा, तो नेतृत्व के स्तर पे देखिए तो यहाँ पे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी शुरू में, है ना, जब भारत आते हैं तो किसी भी आंदोलन के करने के पहले बहुत ही शांतिवादी नीति को धारण करते हैं, है ना। मतलब उनके व्यक्तित्व में एक तरफ शांतिवादी नीतियां रहती है, तो दूसरे तरफ वो बिल्कुल गर्मवादी, है ना, बन जाते हैं। एकदम गर्म दल वाले नेता बन जाते हैं। कभी कभी तो एकदम नरम दल वाले नेता रहते हैं और बाद में नेतृत्व के स्तर पे गर्म दल वाले भी नेता हो जाते हैं। जैसे हम लोग चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, जैसे जब हम लोग सहायता की बात करेंगे, जब हम लोग सहायता की बात करें तो सहायता के मामले में महात्मा गांधी यहाँ पर नरम, है ना, नरम दल वाले हो जाते हैं, नरम दल हो जाते हैं। यानी कि शांतिवादी में महात्मा गांधी क्या है, नरम दल वाले होते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं महात्मा गांधी, कहते हैं कि नहीं, अनुनय विनय के माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। इस तरह से महात्मा गांधी बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों का डिमांड करते हैं। यानी कि कभी कभी सहायता के मामले में इनके व्यक्तित्व में नरम दल का शुमार देखता है, और कहीं कहीं कानून को तोड़ने में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में गर्म दल का भी, है ना, प्रवृत्ति शुमार हो जाता है। जैसे में कानून तोड़ने में महात्मा गांधी जो हैं, कानून तोड़ने में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में क्या हो जाता है, गर्म दल वाला गुण आ जाता है ना। कभी कभी तो सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, कहीं कहीं बहुत शांतिवादी होते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, उग्र भी होते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे में जब चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने कानून को तोड़ा, है ना, तब उस समय क्या थे, विरोधी थे, गर्म दल वाले थे, लेकिन उन्होंने सहायता भी किया। साथ ही साथ 1920 का आंदोलन देखते हैं, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देखते हैं, और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो सीधे सीधे क्या कहते हैं, है ना, वो कहते हैं करो या मरो, करो या मरो। यानी कि यहाँ पे उनकी जो प्रवृत्ति है कैसी है, तो ये गर्म दल वाली प्रवृत्ति हो जाती है।
और ये सिर्फ 1942 के आंदोलन में ही नहीं बल्कि चंपारण सत्याग्रह में भी ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा हो जाएगा संगठन के स्तर पर, है ना। संगठन के स्तर पर हम लोग देखेंगे तो संगठन के स्तर पर देखिए, यानी कि कांग्रेस के मंच से पहली बार किसान आंदोलन के मुद्दा को उठाया गया, यानी कि महात्मा गांधी के माध्यम से, यानी कि कांग्रेस, है ना, कांग्रेस ने किसान मुद्दा को क्या किया? उठाया, किसान के मुद्दा को उठाया कांग्रेस ने। और इतना ही नहीं, जब कांग्रेस ने इस मुद्दा को उठाया तो किसानों का आंदोलन अब क्षेत्रीय आंदोलन नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय, है ना, आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। आंदोलन का, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का क्या करता है? आंदोलन का यह रूप धारण कर लेता है, यानी कि संगठन के स्तर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु में हम लोग बात करें, ज़्यादा डिटेल्स में करेंगे, है ना, चीज़ों को समझा जा सकता है लेकिन आपको उतना ही देना है जितना से आपका काम चल जाए, है ना, नहीं तो बहुत कम टाइम है। अभी के समय में बीपीएससी में लिखने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। पहले की तरह नहीं है कि प्रश्नों को, है ना, कम लिखना होता था, अभी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा लिखना है ना। प्रत्येक में शॉर्ट्स प्रश्न को लिखना होता है, तो शॉर्ट्स पे जिसका कमांड होगा वही स्कोर लाएगा, उसी का कट ऑफ अच्छा जाएगा और वही कंप्लीट करेगा बीपीएससी। तो ये ज़्यादा ये मायने रखता है कि शॉर्ट्स का तैयारी कैसे किया जाए, है ना। शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट्स को लिखने की हैबिट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। शॉर्ट्स को लिखने का तरीका भी होना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉन्ग की तरह चीज़ों को, है ना, विस्तार से लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स में शॉर्ट्स की तरह हम लोग बनाते हैं, उस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं लिखने का। और अभी तो जितने भी विद्यार्थी जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शॉर्ट्स ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए और अभी रिवीजन चलना चाहिए उनका। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि लेखन कला आपका सुधर जाए। और जब बेहतर तरीके से आप लिखते हैं, तारतम्यता आपके पास आ जाता है, तो फिर मेंस कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना आना चाहिए। लिखना अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ की बात हो जाएगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चौथा करते हैं, विचारधारा के स्तर पर। तो ये विचारधारा के स्तर पर क्या है? विचारधारा के स्तर पर क्या है ना, स्तर पर परिवर्तनीय बिंदु हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया। सत्य और अहिंसा का, है ना, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ने पहली बार यहीं पर किया। सत्य और अहिंसा का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था और इसी सत्य और अहिंसा पर आधारित ही उन्होंने जिस आंदोलन को प्रारंभ किया उस आंदोलन में वो सफल भी हुए। और यही वजह था कि जब चंपारण आए तो उन्होंने अपनी नीतियों को लेकर के आए थे भारत में और उन्होंने इसे लागू भी किया और यहाँ पे उसी नीतियों के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह में सफलता दिलाई। तो चंपारण सत्याग्रह में भी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, इसमें असहयोग आंदोलन में यानी कि असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हम लोग पढ़ते हैं 1930 का, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें भी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, आप भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहिंसा का प्रयोग, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो कहते हैं कि यह अहिंसक होना चाहिए। करो और मरो का नारा तो दे देते हैं, क्योंकि इस समय तक भारतीय जनमानस अपने चेतना में, अपने राष्ट्रीय जनमानस की अगर हम लोग बात करें तो अब स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कोई नेता हो या ना हो, कोई बात नहीं। और यही वजह था कि जब
1942 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रीय नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत की जनता ने ही इसका नेतृत्व संभाला। नेतृत्व विहीन जरूर था लेकिन व्यापक परिणाम उसको मतलब दिखाई दिया। और महात्मा गांधी जब 1942 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया तभी उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि अपने पीठ पे, है ना, अहिंसक लिख करके तब आंदोलन करिए। यहाँ भी दिखाई देता है, यानी कि विचारधारा के स्तर पे सिर्फ चंपारण में ही नहीं बल्कि जितने भी उनके आंदोलन है उस आंदोलन में इनका विचारधारा सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर हमारा क्या होगा। तो 5वां नंबर हो जाता है रचनात्मक, है ना, रचनात्मक कार्यक्रम के स्तर पर, रचनात्मक कार्यक्रम के स्तर पर, है ना। यहाँ पर आप देखते होंगे जब महात्मा गांधी चंपारण में आए तो चंपारण में वहाँ स्वच्छता पर भी बल दिया। चंपारण में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने स्वच्छता पर बल दिया, स्वच्छता पर उन्होंने महात्मा गांधी ने बल दिया। इतना ही नहीं, वहाँ बालिका शिक्षा पर भी बल दिया, बालिका शिक्षा पर भी बल दिया। और बालिका शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में बालिका स्कूल की भी स्थापना की। इतना ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया, हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी महात्मा गांधी ने बल दिया। और अछूतोद्धार जो है उद्धार, इस पर भी महात्मा गांधी ने बल दिया। इतना ही नहीं, एक चीज यहां पर समझिएगा, ये सारे के सारे जो प्रयोग है चंपारण में भी इन्होंने किया, है ना, चंपारण सत्याग्रह में भी किया। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान भी इन्होंने किया। क्योंकि आप देखिएगा ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, 1920 में यह होता है, यह महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था एकदम व्यापक तरीके से। उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में। इतना दिन का जो गैप दिख रहा है, इस गैप में क्या करते थे महात्मा गांधी? यही तो रचनात्मक कार्यक्रम। और रचनात्मक कार्यक्रम जो काम उन्होंने महात्मा गांधी ने इस चंपारण में किया था, और यही सब चीज़ें स्वच्छता, बालिका शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना, महिलाओं की तरक्की पर ज़्यादा जोर देना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, अछूतोद्धार के लिए काम करना, ये सब में दिखाई देता है रचनात्मक कार्यक्रम के स्तर पर देखिए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और यही चीज़ें हैं, जैसे हम लोग स्वच्छता की बात यहाँ पर किए तो नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन जो है वो प्रारंभ किया था इन्होंने। कब? तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत है कब किया? तो 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर कब? तो 2014 को। यही इसी समय उनकी प्रथम सरकार बनी हुई थी। तो भारत स्वच्छता मिशन को इसी समय लागू किया गया था और 2 अक्टूबर के दिन यानी कि गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह प्रारंभ किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्या कहता है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर, है ना, यहाँ पर जन सहभागिता के स्तर पर, जन सहभागिता के स्तर पर क्या है? जन सहभागिता के, है ना, स्तर पर। तो जन सहभागिता के स्तर पर हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी पहली बार, अब एक चीज समझिए, कांग्रेस मात्र महात्मा गांधी के आगमन के पहले कांग्रेस मात्र मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही मतलब बन के रह गया था। कोई बहुत बड़ा व्यापक, है ना, पहचान नहीं मिली थी। महात्मा गांधी जब भारत आए तो महात्मा गांधी ने जब सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किया 1919 में, तब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के कंधे पर आया। और जब महात्मा गांधी के कंधे पर कांग्रेस का नेतृत्व आया तो उन मात्र मुट्ठी भर लोगों के हाथों से इस कांग्रेस को छीन करके आम जनता के बीच में लाके खड़ा कर दिया। इस तरह से अब कांग्रेस जो है
कांग्रेस का पद और कांग्रेस का जो वर्चस्व था, कांग्रेस का जो महत्व था, काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा। और जितना तेजी से कांग्रेस का अस्तित्व बढ़ रहा था, कांग्रेस का महत्व बढ़ रहा था, उतना ही तेजी से महात्मा गांधी का कद भी बढ़ रहा था। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कभी कभी महात्मा गांधी इगोइस्ट हो जाते हैं, है ना। कभी कभी ये दिखाते हैं कि हम तो एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे, है ना। और बिल्कुल होता भी है इस तरह से। तो जन सहभागिता के स्तर पे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पर इस सत्याग्रह में, और ऐसा नहीं हम लोग चंपारण की पहले हम लोग बात करते हैं। चंपारण में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लोगों को अपील किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुई, यानी कि वकील को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, छात्र हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि महिला, इस भारतीय राजनीति में खास करके इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले महिलाओं को आगे आने की बात की, महिलाओं को अपने आंदोलन में शरीक होने की, शामिल होने की बात की। और उनको ये बात पता था कि यदि महिलाएं इस आंदोलन में साथ नहीं देंगी, भाग नहीं लेंगी, तो यह आंदोलन सफल नहीं होगा। महात्मा गांधी को ये बात पता था कि सभी लोग जब तक साथ नहीं देंगे तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। और यही वजह था कि यहाँ पर उन लोगों से अपील किया जाता है, यानी कि महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं। इतना ही नहीं, किसान वर्ग भी इसमें शामिल होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी वर्गों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे में यह प्रयोग चंपारण में होता है, यह प्रयोग जो है चंपारण में होता है। और चंपारण में गांव-गांव घूम करके किसानों के बारे में जब जानकारी महात्मा गांधी हासिल करते हैं तो उनके सहयोगी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। सारे लोगों का योगदान यहाँ पर होने लगता है। और ना ही नहीं, आप यहाँ पर देखते हैं असहयोग आंदोलन में भी यही हाल होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही हाल होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जगाने की जरूरत नहीं होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता जग चुकी रहती है। अब किसी भी राष्ट्रीय नेता को इस बात का गम नहीं है कि हम रहे या न रहे, हमारा देश आज़ाद होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जन सहभागिता इतना व्यापक हो चुका था कि अब उनके अंदर इतनी ताकत हो गई थी, डेवलप हो गई थी कि अपनी आज़ादी के लिए, है ना, वो लड़ने को तैयार थे, मरने मिटने को तैयार थे। तो ये सब चीज़ें जन सहभागिता के स्तर पे महात्मा गांधी को लेकर के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ जो 7 नंबर हमारा पॉइंट होगा वो तात्कालिक परिणाम के स्तर पे, है ना। तात्कालिक परिणाम के स्तर पे क्या है, तो तात्कालिक परिणाम के स्तर पे भी देखिए कि स्तर पर, है ना, इस तरह से पॉइंट करके आप लिखिएगा, पैराग्राफ में 2-3 लाइन में लिखिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो देखिए परिणाम के स्तर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चंपारण में, है ना, चंपारण एग्रेरियन एक कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर असलाई होते हैं। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी बनते हैं, है ना। और ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी ये रिपोर्ट सौंपता है जिसके आधार पर 1918 में तीन कठिया पद्धति जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। बढ़ा हुआ जो लगान है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो परिणाम है वह स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता है ना। जैसे चंपारण लिख लीजिए, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, है ना, एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है और इसने रिपोर्ट सौंपा। और 1918 में, है ना, 1918 में इस रिपोर्ट के, है ना, परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो 3 कठिया पद्धति जो है ना, 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर 3 कठिया पद्धति क्या है, तो समाप्त कर दिया जाता है 1918 में। उसी तरीके से परिणाम स्वरूप जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए हैं सबका कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में, है ना,
राष्ट्रीय आंदोलन के, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रदर्शक के रूप में, है ना, आप देख रहे होंगे कांग्रेस में इस तरह से इनकी, है ना, पकड़ बन जाती है कि सारे लोगों का निगाह जो है इन्हीं के ऊपर टिक जाता है, बड़े बड़े फैसले लेना, है ना। और यही वजह था कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में अगर जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उन सारे लोगों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी का। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का जो आंदोलन है यह राष्ट्रीय आंदोलन के क्या हो जाते हैं? पथ प्रदर्शक के रूप में भी दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग इतना बिंदुओं पे बात करते हैं और बिंदुओं पे बात करने के बाद हम लोग निष्कर्ष लिख दें तो हमारा एकदम सॉलिड आंसर हो जाता है ना। जैसे हम लोग निष्कर्ष यहाँ पे करेंगे, निष्कर्ष में इस प्रकार यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक नई घटना थी जिसे गांधी को महात्मा बनाया। आज़ाद भारत में एक नए गांधी की जरूरत है जो संपूर्ण भारत के किसानों के समस्या को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से हल करने के लिए नियत और नीति में सक्षम हो। तो इस तरह से आप क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।